हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे? सब बढ़िया। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड्स हैकर में। मेरा नाम है अखंड प्रताप और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से पूछे जाएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के अंदर ना आपको एकदम डिट्टो दिखेंगे। मेरे पास में देखो एक क्वेश्चन पेपर है, मैंने इस तरीके से 2022 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर पूछे गए हैं, यानी हर साल मेरे भाई 7 पेपर पूछे जाते हैं, उन 7 का कहने का मतलब मैंने 4 साल का एनालिसिस किया, तो कम से कम मैंने 28 से 30 पेपर को एनालिसिस करने के बाद में ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इस व्हाइट बोर्ड को देखकर ना इस वीडियो को जज बिल्कुल मत करना, क्योंकि एकदम कंटेंट आपको टॉप लेवल का मिलने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भले ही स्पीड 2x पे करके एक बार देख लो, लेकिन इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देख लो, जिससे कि आपको लगे ना कि हाँ, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो तगड़े लेवल का है। और अगर कंटेंट तगड़े लेवल का लगे ना, तो एक बार आप कमेंट में जरूर सजेशन बताना। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, बोर्ड परीक्षा 2026 के अंदर ध्यान देना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा 2026 के अंदर मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले ना, चाहे वो 2022 के अंदर पूछे गए हैं या फिर 23 के अंदर पूछे गए हैं या 2024 में या 2025 में पूछे गए हैं, और कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि आपका वास्तविक संख्या से होने वाला क्वेश्चन है, और सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन 2026 के अंदर नहीं दिखेगा, और अगर दिख जाए ना तो आप इस वीडियो के नीचे ना कमेंट हमेशा खुला रहेगा, इसके नीचे गाली देकर चले जाना। तो चलिए सवालों को अब सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ क्लियर कि भले ही यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अंक भले चेंज आ जाए ना, लेकिन सवाल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो डिट्टो हूबहू वैसे ही पूछा जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल इसमें कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर ना ऐसा पूछे कि अभाज्य गुणनखंड होगा, तो जो हम बचपन में कर रहे थे ना कि एक डंडी खींचकर जैसा हम एलसीएम निकालते थे ना, ठीक है, वैसे ही क्या करना होता है, वैसे इसको निकालना होता है। चलिए अब निकालते हैं इसको, देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे इसको। तो हमसे कहा कि 140 का निकालो, तो 140 का निकालना है, मैं 140 का निकालता हूँ। तो पहले क्या करूंगा, लास्ट में अगर जीरो आ रहा तो पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 7 कितना 14, ये जीरो हो जाएगा। अब फिर लास्ट में जीरो आ रहा, फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से जाएगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, एक चला गया, 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो 35 हो गया। अब देखो ये लास्ट में 5 आ गया, तो दोनों को जोड़ने पे अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तब तो हम किससे ले जाएंगे, 3 से। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम 5 से ले जाएंगे। वैसे आपको टेबल याद है कि 35 किससे कटने वाला है, तो 5 से ही कटने वाला है। तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, और 7 बार ले जाएंगे, 7 एकम 7। अब ध्यान से देखो कि मैं इस 140 को क्या लिख सकता था, मैं इस 140 को लिख सकता था कि 140 बराबर 2, देखो यहाँ पे कितनी बार है, एक बार 2 बार, तो 2 मैंने लिखा यहाँ पे, कितनी बार है 2 बार है, तो इसके पावर में कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, गुणा लगा देंगे। 5 एक बार है तो कितनी बार लिख लेंगे 5, गुणा लगा देंगे। 7 एक बार है तो हम लिख लेंगे 7। अब चेक करेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है कि हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखेंगे 2 2 बार आना चाहिए, और 5 एक बार, 7 एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे 2 एक ही बार है, सी ऑप्शन के अंदर 2 2 बार, 5 एक बार और 7 भी एक बार है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा भी रहा हूँ, तो हो सकता है आपको लगे कि ठीक है सवाल लगाने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन आपको ना एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको 1 मिनट से ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं देना है। तो चलिए अब वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही बताइए, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दूसरा सवाल कह रहा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सेम सवाल वही है, कैसे हम लोग निकालने वाले हैं तो देखते चलना। 156 का हमको निकालना है, ठीक है। 156 का निकालना कैसे निकालेंगे, लास्ट में अगर 6 आ रहा तो 2 से डिवाइड होगा, आपको पता ही है। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो जाएगा। एक चला गया, कितनी बार जाएगा, फिर से यहाँ 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में 8 आ रहा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कैसे जाएगा हमारा, 2 3 6 हो गया, एक उधर चला गया, तो 2 9 18। अब देखो लास्ट में 9 आ रहा, तो 9 और 3 को जोड़ने पे 9 3 कितना आ रहा, 12 आ रहा, और 3 से ये डिवाइड हो सकता है। कैसे डिवाइड हो सकता है, 3 से ले जाएंगे, 3 एक कम 3 और 3 3 का 9, यानी 13 3 39 वैसे भी होता है। अब 13 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 13 को हम लोग 13 बार ही ले जाएंगे, 13 एक कम 13 आ गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे तो मैं देखूंगा डायरेक्ट अब ऑप्शन से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि मैच करेगा। तो 2 कितनी बार है, तो 2 हमारा मेरे भाई 2 बार है। देखते किस ऑप्शन के अंदर 2 बार आ रहा है। इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें 1 मिल चुका है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें 1 मिल चुका है, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है, 3 इसमें 1 बार आ रहा है। 13 कितनी बार आ रहा है, 13 1 बार आ रहा है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि लासा 12 और 21 का ना कितना दिया है, 84 दे रखा है। हमसे कह रहा है कि मासा होगा कितना, 12 और 21 का हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान देना मेरे भाई, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना जिसके अंदर आपको लासा मासा करके कुछ दिया रहेगा और कोई एक निकलवाएगा ना, तो उसको कैसे निकालते हैं।
तो उसके लिए आपको पहले समझना होगा, हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि लासा क्या है, मासा क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके बाद अब आपको कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि एक ट्रिक है, देखो ध्यान से, कि जब भी हमसे लासा कहेगा ना, तो ला का मतलब क्या हो गया, एल, और एल से क्या बनता है, हमारा एलसीएम बनता है। तो लासा का मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमसे एलसीएम दे रखा है, ठीक है। और मासा तो बाद में बचने वाला जो है वही होगा, क्या बचेगा, तो एचसीएफ ही बचेगा, तो एचसीएफ होगा। तो हमको यानी कि दे रखा है कि 12 और 21 का एलसीएम 84 दे रखा है, और हमसे 12-21 का एलसीएम पूछ रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दो ही संख्या है, तो हमने एक सूत्र पढ़ रखा। सूत्र क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना। सूत्र हमने पढ़ रखा है कि जब भी कभी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, ये एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे, इस सवाल को टैकल करने वाले, देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको दो संख्याएं क्या क्या दे रखी है, 12-21 दे रखी है। तो हम इसी के सामने लिखेंगे कि 12 गुणे 21 बराबर का HCF। HCF हमसे क्या कर रहा है, मासा बोलते हैं, वो हमसे पूछ रहा है। तो हम लिख लेंगे इसके सामने डायरेक्ट HCF, गुणा कर देंगे। LCM का मान कितना दे रखा है, 84 दे रखा है, तो हम लिख लेंगे 84। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि जो यहाँ पे गुणे की तरफ है ना, वो इधर आ जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 12 गुणे 21 बटे क्या कर सकता हूँ, 84, और बराबर का HCF। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करो। अगर देखो यहाँ से डिवाइड किया जाए तो 12 कम 12, 12 सते 84। अब देखो 7 से अगर मैं काटूंगा, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, तो HCF का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तुरंत चेक करो धड़ाक से किस ऑप्शन के अंदर हमारा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को लगाइए। तो देखो सवाल में क्या कह रहा है कि लासा, ठीक है, 26 और 156। लासा का मतलब एल फॉर लासा, एल फॉर एलसीएम। तो एलसीएम हमको दे रखा, कितना दे रखा, 156 दे रखा है। मासा हमसे पूछ रहा, लो वही सवाल सेम टू सेम, HCF हमसे पूछ रहा। हम क्या करने वाले, हम सेम टू सेम लिखने वाले, क्या लिखने वाले कि 26 गुणे 156 बराबर का हमारा क्या हो जाएगा, HCF, और गुणे क्या बन जाएगा हमारा, ये एलसीएम कितना दे रखा है, 156। अब एक चीज समझना, जब भी बराबर के इधर कुछ हो, बराबर के इधर कुछ हो, दोनों सेम हो ना, दोनों वैल्यू कट जाती है, 156 से 156 तुरंत उड़ा दोगे, HCF का मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अभी बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्या, जो आपका 5 वाला, इस पे चलते हैं। पूछ रहा हमसे परिमेय संख्या क्या होती है। तो मेरे भाई परिमेय संख्या समझने के लिए अब आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे क्या कि ऐसी संख्याएं, पहला पॉइंट, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपका ये जो P और जो Q होगा ना, ये दोनों क्या होना चाहिए, तो ये दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। अब भैया एक बात बताओ, पूर्णांक तब फिर क्या होते हैं, लो समझ लो पूर्णांक क्या होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसको अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाएं, जैसे मान लेते 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट अनंत तक, और इधर आए तो -1, -2, -3, ऐसे करते 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्या जो कि 0 भी है, 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं, -1 से लेकर सभी ऋणात्मक संख्याएं, सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक के अंदर क्या भैया, 1, 2, 3, 4, 5 सब धनात्मक वाला, बिल्कुल सही। क्या पूर्णांक के अंदर -1 से लेकर सारा ऋणात्मक वाला, बिल्कुल सही। क्या 0 भी अपना पूर्णांक है, बिल्कुल मेरे भाई 0 भी एक पूर्णांक है। तो जो P/Q लिखा होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट भी ध्यान में रखना, क्या रखना है कि लेकिन 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 क्या चीज, Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बात समझना, कि मतलब कहने का इसका ये है कि ऊपर का जो P का मान ना भले 0 हो जाए, लेकिन नीचे का नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल के अंदर मैं अगर आपसे लिखता हूं कि 0/1, तो आप कहोगे भैया इसको देखेंगे ना, तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे बटे के रूप में लिखा जाए। सबको बटे के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिसमें 0 ऊपर आ गया, यहाँ पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो नीचे 0 है ही नहीं। तो क्या ये परिमेय संख्या, बिल्कुल मेरे भाई ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख देता कि 1 के बटे में 0, और मैं आपसे पूछता क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहते देखो इसको तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सेकंड लॉ है ना, कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Q का मान खुद ही 0 दे रखा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। ये पूर्णांक है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो परिमेय क्या हो सकता है, जिसको आप बटे के रूप में लिख सकते हो, P/Q के रूप में, जो कि पूर्णांक भी होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और देखो, क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा -2/4, तो ये क्या परिमेय संख्या, तो आपको बिल्कुल भैया परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि माइनस वाली सारी संख्याएं, प्लस वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे देखो यहाँ पे 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब एक चीज और समझनी है, तो बच्चों वाला गेम हो गया, जो कि क्लास 9th के अंदर आपसे पूछा जाता है कि परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है, क्या नहीं परिभाषा। लेकिन क्लास 10th के अंदर कोई परिमेय संख्या का दूसरा कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है कि अगर कोई संख्या
रूट के अंदर है, ध्यान देना रूट के अंदर है, और उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकल जाए, जैसे मान लेते हैं रूट के अंदर 25, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा भैया 5, जैसे रूट के अंदर 16 अगर निकल जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे, तो रूट में 25 एक परिमेय संख्या है, रूट में 16 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है, परिमेय संख्या आपका बन जाएगा। अच्छा, ऐसे ही कई सारी संख्याएं होंगी जिनको हम क्या करेंगे, जो कि डेसिमल में आएंगी, और डेसिमल में आने के बाद में भी, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा आपके सामने कि 0.1, ठीक है, 1 लिख दिया, तो अगर देखा जाए आपसे पूछा जाए कि बताओ कि यह परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे बिल्कुल परिमेय संख्या है। अगर वे संख्याएं जाके आगे क्या हुई, पॉइंट के बाद में अगर वो संख्या रुक जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसको हम पॉइंट हटा के कर सकते हैं सॉल्व। अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो, तब बताऊंगा मैं आपको सवाल ये कैसे सॉल्व होगा। ये तो परिमेय के बारे में बात हो गया, तो आइए सवाल को आप समझते हैं। सवाल में क्या कह रहा, तो देखो परिमेय को समझने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, आपको अपरिमेय भी जानना पड़ेगा, तब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम बात करने वाले हैं मेरे भाई कि अपरिमेय क्या होता है। तो अपरिमेय की अगर बारे में बात किया जाए ना, तो अपरिमेय क्या होता है, आप सिंपल कहोगे कि ऐसी संख्या, अगर कोई संख्या रूट के अंदर लिखी है ना और इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसी संख्या अगर पॉइंट में लिखी है ना और लगातार रिपीटेड हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। ये वाला भी अगर रूट के अंदर स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा तो आपका अपरिमेय हो जाएगा। 0 पॉइंट कुछ करता जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है, ठीक है, आसान है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आपका पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी अपरिमेय संख्या। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। जब भी सवाल कोई पूछे कि परिमेय संख्या बताओ, आपको क्या खोजना है, आपको हमेशा खोजना है कि अपरिमेय क्या है, ठीक है। ध्यान देना, जैसे कहोगे इसमें देखते पहले परिमेय खोजने से पहले अगर आपको सही वाला ना खोजना पड़े, गलत वाला अगर आप खोज लो ना तो आपको सही खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसे देखते चलना, यहाँ पे लिखा है रूट में 3 रूट में 5, हम कहेंगे इन दोनों का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो यानी ये अपरिमेय है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें, यहाँ पे रूट में 2 रूट में 7, अगर दोनों गुणा करा दे तो रूट में आ जाएगा भैया 14, और 14 का वर्गमूल नहीं निकलता, पता नहीं क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है आज तक, तो ये भी तो अपना क्या होगा, परिमेय होगा नहीं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 3 है, इस पे आते हैं। अभी एक बार तो इसको छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखो, रूट में 7 का तो कभी वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ये भी कट गया, तो लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में ऑप्शन नंबर सी बच गया, तो यही राइट ऑप्शन होगा। लेकिन भैया ये भी तो बता दो कॉन्सेप्ट की कैसे हो गया, तो लो कॉन्सेप्ट समझो। ये अगर ध्यान से देखो ना तो ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है क्या, a माइनस का b। तो मैंने सूत्र, ठीक है, आपको सूत्र पता है, क्या सूत्र पता है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट यहां से बनेगा क्या कि रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 5, माइनस रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 7, और 7 में से जैसे मैं 5 घटाऊंगा तो ये संख्या बड़ी है तो आ जाएगा माइनस का 2, और इसके बटे अगर मैं 1 लिखूंगा ना तो इसे मैं p बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, क्यू का मान 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अपना परिमेय संख्या बन जाएगा। तो परिमेय खोजना पड़ेगा, मतलब ऐसी संख्याएं जो कि अगर रूट के अंदर पाई जा रही है ना और उसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय होगा, ठीक है। साथ साथ में ऐसी संख्याएं जो कि पॉइंट के बाद लगातार क्या कर रही है, रिपीटेड हो रही है, तो वो अपरिमेय होगी। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हम कहेंगे रूट के अंदर जो 25 है ना इसका वर्गमूल निकल जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई, 5 होता है, तो ये तो अपरिमेय नहीं है, ठीक है। 81 अगर निकालेंगे तो इसको आप निकालोगे तो इसका आ जाएगा कितना भैया, इसका वर्गमूल आ जाएगा 9, तो ये भी अपरिमेय बिल्कुल नहीं होगा। 5/3 साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई p बटे क्यू के रूप में, तो ये तो परिमेय है, तो ये तो खुद ही अपरिमेय नहीं। अब क्या बच गया, जो बच गया वही हमारा अपरिमेय होगा, ठीक है। तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 वाला क्या कह रहा 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कैसे होगा, 2 से ले जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, अब फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है, 2 6 12, फिर 2 से ले जाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से ले जाएंगे 2 9 18, फिर कितनी बार जाएगा, 3 से 3 त्रिक का 9, फिर लास्ट में 3 से ले जाएंगे 3 एकम 3। अब अगर मैं 144 को लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 के पावर में 4, ठीक है, गुणा कर दूंगा। 3 कितनी बार लिखा है, 1 2 बार लिखा है, तो मैं 3 को कितनी बार लिख लूंगा मेरे भाई, 2 बार लिख लूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें अगर देखूं तो घातों का मुझसे योग पूछा, घात क्या है 4, घात क्या है 2, तो 4 + 2 करूंगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो झटपट हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 8। तो 8 वाले सवाल के अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें हमसे पूछ रहा है कि 182 और 78 का HCF होगा। तो HCF निकालने के कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले HCF निकालूंगा किसका, 182 का। तो 182 को मैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पहले काटूंगा, तो 2 9 कितना होगा, 2 9 18, 2 1 कम 2। अब तो 2 से जाएगा नहीं, अब किससे लेकर जाना पड़ेगा, अब मुझको लेकर जाना पड़ेगा इसको 7 से। तो 7 से ले जाएंगे, 13 7 कितना आ जाएगा 91, लास्ट में कितना हमारा आ जाएगा 13 कम 13। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब मैं इसी तरीके से 78 को निकालूंगा, तो 78 का निकालने के लिए क्या तरीका लगाएंगे, वही तरीका, पहले 2 से ले जाएंगे, तो 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 1 चला गया, 2 9 18, 39 हो गया। फिर अब तो जाएगा नहीं, अब किससे लेकर जाएंगे, अब इसको 3 से, तो 13 3 39, लास्ट में क्या करेंगे 13 1 कम 13। तो 182 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 78 को लिखना चाहूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 13। अब HCF का मतलब क्या, ध्यान देना, HCF का मतलब होता है कि ना कि जो दोनों गुणनखंड में पाया जाए ना वही हमारा HCF होगा। तो देखो 2 पाया जा रहा, 2 एक बार निकल गया बाहर गुणे, और क्या पाया जा रहा 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 13 दोनों में पाया जा रहा, 13 हमारा निकल के आ रहा है। 13 दूनी क्या हो जाएगा, 13 दूनी हमारा आ जाएगा 26, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला हो गया। 15 18 और 24 का LCM क्या होगा। अब LCM निकालना सीखते हैं, कैसे LCM निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले 15 का निकालेंगे। 15 का निकालते समय क्या होगा, 3 5 15, 5 1 कम 5। ठीक है, 15 का निकल गया। 18 का इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 1 9 3 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर हम 24 का निकालेंगे तो 24 का कैसे निकल के आएगा हमारा, 2 से पहले ले जाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से ले जाएंगे 2 6 12, फिर 2 से ले जाएंगे 2 3 6, फिर लास्ट में 3 से ले जाएंगे 3 1 3। अब 15 को मैं लिख क्या सकता हूँ, 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणे में 5। ठीक है, अच्छा 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर में 2। ठीक है, अच्छा सही बात है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर में कितना, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 कितनी बार है, 3 बार आ रहा है, तो मैं 3 बार लिख रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, और 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिख लेंगे। अब ध्यान देना, LCM का मतलब होता है ना कि जो सब में पाया जा रहा और सब में सबसे जो है ना सबसे बड़ी जो घात है वही हमारा LCM है। जैसे देखो कि अगर मैं 3 की बात करूँ तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इन सब में अगर देखा जाए ना सबसे बड़ी घात 3 की कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी जो घात है वो 3 की 2 वाली घात है। तो हमारा हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 3 के पावर में कितना, 3 के पावर में 2 गुणा। अब देखो फिर हमारा क्या पाया जा रहा है, 2 इसमें पाया जा रहा है, 2 इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी, तो आप कहोगे 2 की सबसे बड़ी जो घात है ना वो 3, 2 के पावर में आ जाएगी हमारी 3। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 हमारा एक बार आ जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया क्या, 3 त्रिक का 9 गुणे 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया 8 5 40, और 40 9 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 360। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अभी बढ़ते इस सवाल में ना, अब इस ट्रिक के इस सवाल के लिए जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला ना, पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का कोई भी ट्रिक नहीं बताएगा। अभी इस सवाल को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो आपका इस सवाल को सॉल्व करने के बाद में जब आप देखोगे इसका आंसर, तो आपका दिल यकीन मानो गार्डन हो जाएगा। आप बोले क्या भैया आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। देखो कह रहा है 148/185 का सरलतम रूप होगा। तो जब भी कोई भी सवाल पूछे ना जिसके अंदर आपको काटने पीटने वाला लॉजिक है ना, आप भैया मुझे तो नहीं आता मैथ, मुझे बड़ा डर लगता है काटने में, कैसे काटूं मैं। आप देखो सबसे पहले 148/185 है ना, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला कहेंगे भैया यहाँ पे देखो 8 लास्ट में आ रहा, तो अगर 8 आएगा ना तो वो क्या होगा, वो 2 से कट जाएगा, यानी एक सम संख्या है। तो अगर ऊपर एक सम संख्या है तो यानी कि इसका जो आंसर आने वाला वो भी एक सम संख्या ही आने वाला। देखते हैं क्या 7 एक सम संख्या, तो आपको बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे हट गया। ठीक है, क्या जो 5 एक सम संख्या, तो आपको बिल्कुल नहीं, ये भी हट गया। ठीक है, अच्छा क्या जो 4 है एक सम संख्या, या फिर ऐसे मान लो क्या 7 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 4 से ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो आपको एक बार के लिए हाँ बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन अभी एक ऑप्शन और है 5, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको कुछ काटना पीटना ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट आप उसे सॉल्व कर लो। या फिर दूसरा तरीका बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आए तो जब तक आप सोचोगे किससे काटे ना, तब तक आप ऑप्शन को उठाओ, ऑप्शन से काट के देख लो कौन सा ऑप्शन आपका राइट वाला होगा। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में लिखा जाए तो m का मान ज्ञात करके बताना कि m का मान क्या होगा। तो ध्यान देते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, पूछ रहा सवाल 65 और 17 के
117 के HCF को इसके रूप में लिखा जा रहा है। तो पहले मुझे इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 65 और 65 को निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो किससे कटने वाला है मेरे भाई, 5 से कटने वाला। तो 5 से काटेंगे तो 5 से जाएगा कितनी बार, 13 बार जाएगा, 13 पचे 65, फिर 13 बार एक बार में जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से 117 को निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 117 को लिख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे सबसे पहले ये भी कटेगा किससे, तो ये 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना चला गया 2, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, कैसे जाएगा 13 3, ठीक है, 1 13 3 39 होता है, ठीक है, आपको पता ही है। फिर आगे जो है 13 बार ले जाएंगे, फिर से 13 एकम कितना आ जाएगा 13। अब 65 और 117 को क्या लिख सकते हैं, तो 65 बराबर क्या लिख सकते हैं, 65 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 13, ठीक है। और 117 बराबर क्या लिख सकते हैं, 117 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 13, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ध्यान देना कि जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही हमारा HCF होगा। इन दोनों में क्या आ रहा है मेरे भाई, 13 आ रहा है, तो आपका जो HCF निकल के आएगा वो आ गया कितना, वो आ गया 13। अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है इस HCF को ना इसके रूप में लिखा गया। तो लिखने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो 65M है ना माइनस 117 है ना, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर है, वो HCF के बराबर है। तो HCF का मतलब कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो यानी कि 13 के बराबर है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 65M, ये अंक है, ये अंक, इस अंक को इधर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 13, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 117 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बनेगा क्या, 65M बराबर 117 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 130। तो m बराबर क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 130 बटे में 65। 65 से जैसे मैं काटूंगा ना तो 65 दूनी कितना आ गया 130। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योगफल होगा। तो जब भी मेरे बहन इस टाइप का कोई सा सवाल आए जिसमें आपसे पूछे कि एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का योगफल आपसे पूछ ले, या फिर आपसे अंतर पूछ ले, या फिर आपसे गुणनफल पूछ ले, या फिर आपसे भागफल पूछ ले, तो हमेशा एक बात को ध्यान में रखना कि परिमेय अपरिमेय कुछ भी पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आप अपरिमेय ही लगा के आना, ठीक है। अपरिमेय ही आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। अभी चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है हमसे कि सहअभाज्य संख्या का युग्म होगा। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट जानो ना, तब सवाल आपको लगाने में मजा आएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनका अगर मैं HCF निकालता हूं तो किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सहअभाज्य युग्म कहेंगे। जैसे इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन दिया है, तो इस सवाल को तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे, तब सॉल्व होगा। तो ऑप्शन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं 14 और 35 का HCF निकालूंगा। तो 14 का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकालूंगा, 2 7 14 और 7 एकम 7, ठीक है। अगर मैं 35 का निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा 5 7 35 और 7 एकम 7। देखो ध्यान से, HCF के अंदर क्या होना चाहिए, जिसका HCF 1 आना चाहिए। अब देखो इसमें HCF में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, जो दोनों में रहेगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे तो भैया 7 आ गया, तो यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अभी चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो 18 का निकालते हैं एक बार। 18 का देखो कैसे निकालेंगे, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम, ठीक है, 3 हो गया। अब इसके तरीके से क्या निकालेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे हम लोग 25 का, ठीक है, ध्यान देना, 25 का निकालेंगे, 5 25 और 5 एकम 5। अब ध्यान दो, यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यानी इसमें कुछ भी नहीं हमको मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमारा, तो 1। अगर 1 से मैं 1 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी 1 मिल जाएगा, 1 से 1 को डिवाइड करूँगा यहाँ भी 1 मिलेगा, तो यानी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो जिसका HCF मतलब कहने का इतना ही है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका सहभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे देखो 18 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो खाली क्या था आपका 1 कॉमन था, तो आपका ये हो जाएगा सहभाज्य का युग्म। अभी बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर अब आ चुके 14 पर। 14 नंबर का सवाल कह रहा है किसी धनात्मक समपूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। मेरे भाई ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ना, जो कि 2019 20 22 23 24 25 लगातार पिछले 5-6 सालों से पूछ ही रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ध्यान देना। तो देखो आपसे कहा कि प्रत्येक किसी धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे समपूर्णांक है, समपूर्णांक P के लिए। तो मान लेते जो समपूर्णांक होता है ना, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक हमसे पूछ रहा है। तो विषम पूर्णांक कब होगा, जैसे मान लेते हैं अगर मैं समपूर्णांक की बात करूं तो समपूर्णांक क्या होगा, अगर मान लेते हैं अपने पास में जो कि 2 से गुणा करने पर आएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा समपूर्णांक होगा। तो 2 मान लेते हैं। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 के साथ में अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ में अगर मैं 1 जोड़ रहा हूँ,
ठीक है। तो एक जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा, तब जाके हमारा विषम बनेगा। अच्छा, अगर मैं 2 के साथ में क्या कर रहा हूँ ना, 2 के साथ में अगर मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 3, तब हमारा 5 आएगा। अगर 2 के साथ में मैं 7 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तब हमारा 9 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब मैं क्या करूँगा ना, इसमें एक एक प्लस करता जाऊँगा, तभी जाके मेरा क्या होगा, एक जो है विषम पूर्णांक आएगा। ठीक है, विषम पूर्णांक आएगा। तो इसलिए हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो अगर यहाँ पे पी के लिए पूछ रखा है तो सबके साथ अगर मैं पी लिख दूंगा, सबके साथ अगर मैं पी लिख दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2p प्लस का 1। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा। अब इस सवाल को देखना, सवाल नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक p के लिए, भाई वाले सवाल हैं। इसमें पूछा था धनात्मक सम पूर्णांक, इसमें पूछ रहा धनात्मक विषम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब सम पूर्णांक की बात कर रहा है, सम पूर्णांक कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2 का गुणा आप एक बार कराओगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 का गुणा आप 2 बार कराओगे तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। 2 का गुणा आप 3 बार कराओगे तो कितना आ रहा है, 2 3 6 आ रहा है। मतलब कि एक एक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए, 2 का गुणा मैं p से करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 2p। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5। ठीक है, b बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, सी बराबर कुछ ऐसा दे रखा है। तो कह रहा है इसका HCF ज्ञात करो। जब भी कोई मेरे भाई इस टाइप का सवाल आए ना, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना कि HCF का क्या कॉन्सेप्ट लगता है। तो HCF का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, तब आप सवाल को लगा पाओगे। HCF कहता है कि जो सभी गुणनखंड में है, जो सब में है, ठीक है, जो सब में कॉमन है, उसकी सबसे छोटी घात, ठीक है, सबसे जो छोटी घात होगी वही होगी, जो सब में है उसकी सबसे छोटी घात। देखते चलते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो 2 यहाँ पाया जा रहा है, 2 यहाँ पाया जा रहा है, 2 यहाँ पाया जा रहा है। इसकी सबसे छोटी घात कहाँ पे, कहेंगे 2 की पावर 2 यहाँ पे। एक बार सवाल देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 की पावर में 3 है, ठीक है। 2 की पावर 2 सबसे छोटी घात यहाँ पे, 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर हमारा आ गया 2, गुणा कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी 3 पाया जा रहा है, यहाँ भी 3 पाया जा रहा है, यहाँ भी 3 पाया जा रहा है। 3 की पावर यहाँ 2 है, 3 की पावर यहाँ पे मेरे हिसाब से सवाल के अंदर 3 की पावर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 है। 3 की पावर 1 सबसे छोटी घात ये है, तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर में 1, गुणा कर देंगे आगे। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, सबसे छोटी घात कौन सी है, 5। तो अगर देखा जाए 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 गुणे 5 गुणे 3, 5 3 कितना हो गया 15, 15 चौक कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी वाला। इसी तरीके से इस सवाल को ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ कमेंट के अंदर कितना होगा। ठीक है, फिर भी सॉल्व करते हैं सवाल को। देखो सवाल के अंदर क्या कह रहा है, तो मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ। अच्छा, सवाल को सॉल्व ही कर देते हैं। देख, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। और इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है, इससे बाहर मेरे भाई एक भी सवाल नहीं पूछेगा। तो इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आपसे अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होगी। तो पहले आपको भाज्य अभाज्य का थोड़ा सा परिभाषा पता होना चाहिए कि जो भाज्य संख्या होती है ना, ये क्या होती है। तो कहेंगे ऐसी संख्या ना जो 1 से कट जाए, ठीक है, और साथ साथ में जो स्वयं से यानी खुद से कट जाए, ठीक है, और किससे कट जाए, और अन्य संख्या से कट जाएगी, तो वो भाज्य कहलाएगी। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लेते एग्जाम्पल में मैं कहूँ आपसे कि 4 को अगर मैं 1 से काटूंगा तो 1 चौक का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अगर मैं 4 को खुद से काटूंगा तो 4 एकम 4 खुद से कट जाएगा। उसके बाद अगर मैं 4 को अन्य संख्या से काटूंगा तो 2 दूनी 4 इससे कट जाएगा। तो कहने का मतलब 1 से भी कट गया, खुद से भी कट गया, और अन्य संख्या से भी कट गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो भाज्य कहलाएगा। लेकिन अगर बात यहीं पे आ जाए अभाज्य की ना, तो अभाज्य का मतलब क्या होगा, अभाज्य के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अभाज्य के अंदर क्या होगा ना, जो खाली 1 से कटे और किससे कटे, और वो क्या किससे कटे, और वो स्वयं कटे यानी कि खुद से कट जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 की अगर बात की जाए ना, तो किससे कटेगा, 1 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 से 2 बार जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे इसको ना, 2 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो अभाज्य में जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब। अब भाज्य के अंदर क्या हो सकता है, भाज्य के अंदर आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो पूछ रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है, 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 1 बिल्कुल भी नहीं रखा जाता भाज्य भाज्य के अंदर। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो ना, और इससे पहले आपने इस तरीके कोई भी क्लास यूट्यूब पे क्लास 10th के लिए ना देखा होगा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को यार एक लाइक करना अगर अच्छी लगी, और अगर आप कमेंट कर सकते हो ना, तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना। और मेरा एक सजेशन है कि मैं इस चैनल पे ना पूरे हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास चलाने वाला हूँ। मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी, सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सारा कुछ आपको फ्री में मिलने वाला हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अब